अवाम में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। यानी कि अवामी राब्ता मुहिम बाकायदा तौर पर अगर कोई पार्टी शुरू कर चुकी है तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये जो तीर है पीपल्स पार्टी के, इसका निशाना इस वक्त कोई और नहीं, यानी कि तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि नून लीग है, तहरीक इंसाफ है। और इसका गढ़ खैबर पख्तूनख्वा है, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताक ताक कर कल नून लीग पर निशाने लगाए और बड़ी जबरदस्त खुल खुला के तनकीद की। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बगैर नाम लिए कुछ बुजुर्ग सियासतदानों का जिक्र किया था, उन्होंने उनकी अना के मसलों का जिक्र किया था। और कल तो उन्होंने कहा कि जो 18 साल, माजरत 18 महीने, बिलावल ने कहा कि मैं 18 साल कह गया, 18 महीने की जो हमारी हुकूमत थी इसलिए नहीं चली क्योंकि हमारे साथी जो थे, हमारे एलाइज जो थे, वो सियासत नहीं कर रहे थे, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए और ज़ाती जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं निकला इसका। ऐसा बिलावल भुट्टो ने कहा। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को घर बिठा लें और साथ साथ जिस तरह का कि हमारा मुल्क चल रहा है जिस सिमत में, इससे मसाइल में कमी नहीं इजाफा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात नजरियाती या सियासी हैं, या पीपल्स पार्टी के नून लीग के जवाब देने से गुरेजा क्यों है, इसकी क्या वजूहत है, इसी पे बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फैसल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अवामी राबता मुहिम जो इंतखाबात से पहले चल रही है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने कुछ तो शेयर की, लेकिन जाहिर है वो नौजवान के तौर पर अपनी इस कैंपेन को आगे लीड कर रहे हैं और ढके छुपे अल्फाज में वो बुजुर्ग सियासतदानों की बात करते हैं। तो ये बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टांस वो ठीक है कि ये जो अना का मसला था या जिस तरह की सियासत उनकी जानिब से की गई अब उसको चेंज करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल बिलावल साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने वर्कर कन्वेंशन से जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने यही बात की जो आपने दोहराई। दो चीजें हैं, वो कोई बुजुर्ग सियासतदानों पे ऐसे अपने दिल पे ले लिया बुजुर्ग सियासतदानों ने। उन्होंने कहा कि देखें, अब हमारी मेजॉरिटी जो हमारा वोटर्स है और पाकिस्तान की जो आबादी है वो यूथ है और यूथ ही यूथ के मसाइल समझ सकती है। हम ये नहीं कहते कि बाकी पार्टियां घर में बैठ जाएं, हम ये कह रहे हैं कि देखें, अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमारे अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो PMLN में भी लीडरशिप मौजूद है, यूथ मौजूद है। मरियम नवाज को आगे ले आए, हमजा शहबाज को ले आए, मौलाना साहब के अपने बेटे वफाकी काबीना का हिस्सा थे, इस तरह परवेज इलाही साहब के बेटे हैं, इस तरह यंगस्टर्स को लें, यूथ के मसाइल समझ सकती है। उन्होंने कहा कि अना का मसला तो ये सिर्फ ये है कि देखें, जब PTI की हुकूमत थी तो कहते मैं सबको जेलों में डालूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, हालांकि सबूत के बगैर कहते हैं जी बस मैंने डालना है। उनकी ख्वाहिश थी कि सारे जेल में चले जाएं। ये पंजाब की पॉलिटिक्स से वतीर है कि अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जब भी हुकूमत आती है पंजाब में, जिसकी भी आती है, वो अगले के साथ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है। PMLN की जब हुकूमत आई 16 महीने की, तो उसमें भी यही था कि हम PTI के खिलाफ कैसे FIR काटें, किस तरह उनको जेल में डालें। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, 2008 से 13 तक का आप टेन्योर निकालें, क्या कोई भी सियासी कैदी जेल में मौजूद था? नहीं। हम मुल्क की तरक्की के लिए हमें ये चीजें बुलानी पड़ेंगी, हमें आगे, हमें पीछे की तरफ नहीं देखे। तो कुनी साहब, जिन बुजुर्ग सियासतदानों को बिलावल भुट्टो जरदारी ने आराम का मशवरा दिया, एक बुजुर्ग उनके घर पे भी मौजूद हैं, मेरा इशारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ है, उन्होंने उनको भी कहा है कि अब आप आराम करें, उनको भी आराम कराना चाहते हैं बिलावल? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑलरेडी कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे अगले वजीर आजम होंगे। वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल। हालांकि अगर बुजुर्गों में देखें तो मेरे ख्याल में सबसे जूनियर जरदारी साहब है, 20-17 साल की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ड्रैग रूम की पॉलिटिक्स है, जोड़ दौड़ की पॉलिटिक्स है। बिलावल साहब ग्राउंड में वैसे लाइटर नोट फैसल भाई, बिलावल साहब सबको बुजुर्ग करें, हमें तो सब माशाल्लाह यंग नजर आते हैं और अच्छा भी लगता है देख के कि इस उम्र में भी हमारे पॉलिटिशियंस इतने एक्टिव हैं सारे ही। देखें, अच्छी बात है, ड्रैग रूम की पॉलिटिक्स होती है, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स होती है। आप देखें ना कि जब अदम एतमाद था तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि हम बच्चों के हवाले नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ, जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो जब हमने कहा कि सिलेक्शन हो गई है, PTI के चेयरमैन को सेलेक्ट किया गया है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN और JUI ने ओथ लेने, उन्होंने कहा कि हम असेंबली नहीं जाएंगे, हम ओथ नहीं लेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको एग्री किया कि हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किरदार अदा करना है और हमने जमहूरियत को चलाना है, और फिर जाके उन्होंने ओथ लिया। फिर जब ये चीज हुई, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई और उसमें PDM बनी और उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान बने उसी कॉन्फ्रेंस में। फिर जब PDM बनी, इन्होंने कहा इस्तीफे दें, सिंध असम्बली तोड़े। हमने कहा नहीं, हमने अदम एतमाद के जरिए इनको हटाना है। फिर अदम एतमाद हुआ और फिर जो है उसमें जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, मौलाना साहब के बेटे वजीर बने, उनकी पार्टी की वजारतें मिली। तो ये एक नौजवान सियासतदान ने काम किया था, ये किसी
सीनियर का मशवरा नहीं था, अच्छा, बल्कि नौजवान सियासतदान का। फैसल साहब, दूसरी जानिब अभी जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि नून लीग के हवाले से या पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन अभी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और जाहिर है सिंध के अंदर आपकी एक और पेनिट्रेशन है, लेकिन जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पे एक डिफरेंट मामला है। तो क्या ये जो कैंपेन है जो वहाँ पे आपको लगता है कि इंतखाबात में जाके ये जो कैंपेन या जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, ये फायदेमंद होगी पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शंस के अंदर? देखें, अभी तो हमने वर्कर कमीशन किए 5-6 खैबर पख्तूनख्वा में। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो हम इलेक्शन कैंपेन के लिए वहां पर जलसे भी करेंगे। हमारे 2 वर्कर कन्वेंशन जो थे चतरा और दीर का, वो तो हमारे वर्करों ने उसको जलसे में तब्दील कर दिया था। बहुत तादाद में लोग आए, तो जो है जब जलसे होंगे तो बिल्कुल इफेक्ट होगा। अभी सेकंड फेज भी अब चंद दिनों बाद बिलावल साहब दोबारा आ रहे हैं अपने कन्वेंशन के सिलसिले में। खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 और हमारे कन्वेंशन हो रहे हैं, और जब शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हम जो इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो हम अपना जो है जलसे शुरू करेंगे, इलेक्शन मुहिम की जलसे शुरू करेंगे। तो ये मोबिलाइजेशन है अपने वर्कर्स की, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खैबर पख्तूनख्वा में रिस्पॉन्स मिला वर्कर्स की तरफ से, लोगों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा कुन्नी साहब, ये जो आपने अभी भी बिटवीन द लाइंस पिछले सवाल के जवाब में बात की कि कोई सिलेक्ट हो जाता है और सिलेक्ट होके आ जाता है, फिर आपने 2018 में इमरान खान की तरफ रेफर किया, और अभी आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं जिसमें आपका पार्टी स्टैंड है कि उनको कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। तो ऐसा आपकी पार्टी में क्या है जिसकी वजह से वो आपको वो इमदाद, वो मदद, वो शोल्डर ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलता? क्या आप कुछ ऐसा नहीं करते जो वो करना चाहते हैं? आपकी कोई मुखालफत है जो सपोर्ट बाकी जमातों को, दोनों बड़ी जमातों को मिलती है, वो आपको नहीं मिल रही? कोई वजह है बीच में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिलीव करती है कि हमने अवाम की जो है वो जोर पे आने, अवाम के वोट के जरिए आने। हम कभी ये नहीं देखते, हम कभी भी इस तरफ नहीं देखते कि हमें सेलेक्ट किया जाए। हम हमेशा जो है, चाहे वो दो, देखिए ज़िया-उल हक का मार्शल था, मोहतरमा शहीद ने डिक्टेटर को लड़कारा था, और हमने 1988 में हुकूमत बनाई थी। उसके बाद मुशर्रफ के मार्शल में भी हमने जो है वो अपनी हुकूमत बनाई। हमें कभी भी उस वक्त भी आप देखें कि 2002 में खासकर जब हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, उससे पहले हमारी पार्टी को बैन किया गया, मोहतरमा शहीद मुल्क से बाहर थी। फिर उसके बाद हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, फिर नैब को इस्तेमाल किया गया, और फिर पेट्रियट बनाई गई, और जो है पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन हम कहते हैं कि हम हमेशा, हमने जब भी आने अवाम के जरिए आने, हम आज भी कहते हैं कि जब हम PDM में थे, जो चीज़ 2017-18 में PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी, वो आज मेरे लिए भी गलत है, किसी और जमात के लिए भी गलत है। अगर आप चौथी दफा भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, आपको जो बयानिया था PDM में या 16 महीने की हुकूमत में कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो कुंडी साहब, कतई कलामी की मदद, इसका फिर मयार क्या होगा जिस पे पीपल्स पार्टी कहेगी कि ये सिलेक्शन नहीं है? वो भी जोड़ तोड़ की बातें करें। कल KPK से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट आपके लोग शामिल हुए, और जो KP लीडरशिप है वो कह रही है कि मजीद हम विकटें गिराएंगे मुख्तलिफ जमातों की। उसके अलावा सेनेटर वकार साहब भी शामिल हुए, उनके बारे में भी कल हमने देखा। यानी कि मुख्तलिफ पार्टी से लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो पोलिटिकल अपनी कैंपेनिंग ड्राइंग रूम में ना कर रहे होंगे, किसी के ड्राइंग रूम में जाके करें, लेकिन कर तो रहे हैं, और आगे जलसे वलसे भी करने का इरादा रखते हैं। तो ऐसा क्या म्यार है जिसकी बेस पे पीपल्स पार्टी कहेगी कि नहीं, ये सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है? देखिए, सेनेटर वकार साहब शामिल हुए कल PMLN में, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था। वो पिछला इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट भी लड़े थे। देखिए, अगर PMLN बड़े दावे कर रही है कि हम तो 2/3 मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी के जरिए आ रहे हैं, तो फिर वो बैसाखियां क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी वो सिंध की तरफ देखते हैं, कभी वो KP की तरफ देखते हैं, कभी वो बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं, और बलूचिस्तान में खासकर उन लोगों की तरफ देखते हैं। आपको याद होगा, आपका हाफजा इतना कमजोर नहीं होगा, जब यूसुफ रजा गिलानी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वोट किया था, तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके लोगों ने क्या कहा था कि क्या होता है। लिहाजा हम तो ये नहीं कहते, अगर इनको पास इनको अपने पंजाब पे इतने यकीन है तो बैसाखियां क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे जब ज़िमनी इलेक्शन थे, जब हुकूमत में थे, 20 सीटें पंजाब में थी, उन्होंने कहा 15 तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और 3 पे और 2 PTI जीतेगी, और 2-3 पे हमारा मुकाबला है। और जब इलेक्शन हुआ, सूबाई हुकूमत भी इनकी थी, मरकजी हुकूमत भी इनकी थी, और एक सीट भी नहीं जीत सके। हमें जो टास्क दिया गया था, मुल्तान और कराची जीते थे। लिहाजा 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे, फिर पता चलेगा कि वोट किसको पड़ता है। ठीक है, बक्सों पे आपकी उम्मीदें इस वक्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।